डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपना लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का, जो क्या है ट्रेनिंग फॉर द फीमेल एथलीट चिल्ड्रन एंड स्पेशल पॉपुलेशन। स्पेशल पॉपुलेशन आपके जो ओल्डर एडल्ट आ जाते हैं, जो एजड पीपल्स आ जाते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। एक्सरसाइज विद मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। एमेनोरिया क्या होता है? सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। किस वजह से होता है? इसके 2-3 रीजंस होते हैं। या तो आप जो है मेनोपॉज की स्टेज पर आ गए, या आपके साथ कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, या फिर प्रेगनेंसी है। तो ये 3-4 इसके रीजंस होते हैं सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन के। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? अगर आप ट्रेनिंग की बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, बॉडी कॉम्पोजिशन, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो एमेनोरिया करवाने का भी एक रीज़न बन सकती है। व्हाट इज़ डिस्मेनोरिया? इज़ अ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन विच इज़ वेरी कॉमन अमंग गर्ल्स, टीनेजर गर्ल्स, ठीक है। और मे लिमिट ट्रेनिंग ड्यू टू डिस्कम्फर्ट। एक्सरसाइज हो रही होती है, डिस्मेनोरिया हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा होता है? डिस्कम्फर्टनेस हो रही होती है। नो अदर रीजन टू लिमिट ट्रेनिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं हो सकता ट्रेनिंग स्टॉप करने का। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मेन रीज़न टू स्टॉप ट्रेनिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। द फीमेल एथलीट ट्राइड, क्योंकि हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ फीमेल्स एमेनोरिक होती हैं, कुछ डिस्मेनोरिक होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं एथलीट ट्राइड में क्या आ जाता है? बोन मिनरल लॉस, ईटिंग डिसऑर्डर एंड एमेनोरिया। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो फीमेल एथलीट ट्राइड को क्या करवाती हैं? कंपोज करवा रही होती हैं। अच्छा, और क्या आपके हो जाता है द फीमेल एथलीट एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अगर कोई फीमेल एथलीट है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऑब्वियसली उसके दिल में एक फेयर होता है कि मैं खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरे मसल्स मास बढ़ जाएंगे। जो कैलोरीज मैं अभी बर्न आउट करके आई हूँ, इतना टफ मैंने ट्रेनिंग सेशन किया है, और अब मैं खाने बैठूंगी तो वो सारी की सारी जो है कैलोरीज क्या हो जाएगी? गेन हो जाएगी। तो इस तरह से क्या हो जाता है? फोबिक हो जाती है, फूड फोबिक। और यही एक तरह की कंडीशन होती है जिसको आप कह रहे होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें क्या होता है? स्टेट ऑफ स्टार्वेशन टू रिड्यूस बॉडी वेट। अक्सर फीमेल्स ये कर रही होती है भूखा रह के कम करना, बट दिस इज़ वेरी डेंजरस। ब्लूमिया क्या होता है? पैटर्न ऑफ ओवर ईटिंग, बिंगिंग फॉलोड बाय वॉमिटिंग। इतना खा लो, उतना खा लो कि फिर वॉमिटिंग हो जाए, ओवर ईटिंग। वार्निंग साइंस फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा, रैपिड वेट लूज होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है? मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, ठीक है। और क्या कर रही होती है फीमेल? क्योंकि क्या ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से वो एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरफ जा रही होती है? एक्सेसिव एक्सरसाइज जब कर रही होती है तो उन्हें बस ये फील हो रहा होता है कि जो है ना बस अब हमने वेट लूज़ करना है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगा? हम बुरे दिखेंगे, या कोई भी इस तरह का साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है ना वो उनके दिमाग में आ जाता है। तो फिर क्या होता है? अल्टीमेटली वो किसकी तरफ जा रही होती है? एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरफ जा रही होती है। तो जब ये चीज़ें किसी फीमेल में आना शुरू हो जाए तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाती है? उस कंडीशन के ऊपर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करना शुरू करती है? आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करते हैं? खाना छोड़ना शुरू कर देती हैं, ठीक है। कैलोरीज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। वार्निंग साइंस फॉर ब्लूमिया, कौन कौन से? नोटिसेबल वेट लॉस, डिप्रेसिव मूड, एक्सेसिव कंसर्न अबाउट वेट। ये कभी कभी ऐसे फैक्टर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से ओवर ईटिंग शुरू हो जाती है, और दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस ओवर ईटिंग। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा या कहते सुना होगा, यार जब हमें टेंशन होती है तो हमें भूख बहुत लगती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि क्या हो रहा होता है उनके साथ। बोन मिनरल डिसऑर्डर, ट्राइड की बात हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसके अंदर क्या हो रहा होता है? मेजर कॉज ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो रही होती है ड्यू टू एमेनोरिया। मेंसेस नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली डेफिशिएंसी हो जाएगी ईस्ट्रोजन की, क्योंकि साइकिल पूरा नहीं है। इनएजुकेट कैल्शियम इनटेक ड्यू टू ईटिंग डिसऑर्डर। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट है ट्रेनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। शॉर्ट टर्म लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज अपीयर टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये मैं आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक्वेटिक एक्सरसाइज जो है वो गुड चॉइस है। लॉन्ग ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज जो है ना वो अवॉइड करनी चाहिए। स्पोर्ट्स कंडीशनिंग इन चिल्ड्रन, कौन कौन सी कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम को इंड्योरेंस को इम्प्रूव कराने के लिए VO2 मैक्स को इम्प्रूवमेंट इन VO2 मैक्स सिमिलर टू डेट ऑफ एडल्ट। जैसे एडल्ट में फ़ायदा होता है ऐसे चिल्ड्रन में होता है। नो रिस्क ऑफ परमानेंट कार्डियोवैस्कुलर डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग। छोटे बच्चे जितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हें कोई रिस्क नहीं होता।
मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम ट्रेनिंग में क्या हो जाता है, ट्रेनिंग में ऑप्टिमाइज ग्रोथ इन चिल्ड्रन, अगर वो इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। अक्सर लोग कंसर्न होते हैं कार्टिलेजेस डैमेज के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आर्टिकुलर कार्टिलेज एफिफाइजर ग्रोथ रेट जो है ना वो स्टॉप हो जाए अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो। तो कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग फॉर डायबिटीज़ में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ वो आर फ्री फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन, उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन होने का नहीं होता क्योंकि वो बाय बर्थ ऐसे होते हैं। शुड नॉट बी लिमिटेड एनी टाइप और क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, वट एवर वेलोसिटी और इंटेंसिटी इट सूट, जो भी उनको सूट कर रही हो दे कैन डू। सेफ पार्टिसिपेशन डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया, इस तरह से एक्सरसाइज करें कि आपकी शुगर डाउन ना हो जाए। ट्रेनिंग फॉर एस्थमेटिक में क्या हो जाता है, एस्थमेटिक में सेफली पार्टिसिपेट इन ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एक्सेप्शन ऑफ स्क्यूबा डाइविंग। स्क्यूबा डाइविंग होती है समंदर के अंदर जो है वो आपने क्या करना होता है, जाना होता है और वहाँ पे स्विमिंग करनी होती है, या ऊपर से लेके नीचे तक आप कूदते हो और पानी में जाते हो, दिस इज़ कॉल्ड स्कूबा डाइविंग। तो उसमें क्या होता है, उनमें थोड़ा ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो जाता है। प्रोवाइडेड डेट एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म करवा सकता है। स्कूबा डाइविंग में बी सेफ फॉर दोज हु हैव नॉर्मल एयरवेज, कीप इट इन योर माइंड एट रेस्ट एंड डू नॉट एग्जिबिट एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म। ये किन किन लोगों में हो सकता है, एक तो एस्थमिक पेशेंट में, ब्रोंकाइटिस, COPD, इन कंडीशंस के अंदर ये हो सकता है, तो उधर स्कूबा डाइविंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। एपिलेप्सी एंड फिजिकल ट्रेनिंग में क्या हो जाता है, मिक्स्ड ओपिनियन ऑन वेदर एक्सरसाइज इंड्यूस सीजर, कंसर्न अबाउट इंजरी, अगर इंजरी के बारे में होता है। ब्लो टू हेड कॉजेज सीजर, नीचे से ऊपर उठाने में भी सीजर लग सकते हैं, और इंजरी ड्यूरिंग अ सीजर, सीजर के दौरान इंजरी हो सकती है अगर वो एक्सरसाइज कर रहा हो। पार्टिसिपेशन एंड एक्सरसाइज शुड बी डिटरमाइंड ऑन द केस बाय केस बेसिस, ठीक है ना, हर किसी के ऊपर वेरी कर रहा होता है, किसी को फ्रीक्वेंट अटैक आ रहे होते हैं तो उधर आपको एक्टिविटीज़ विग्रेस नहीं दे सकते, तो बहुत आपको सेफ हैंड पे जाना होता है। सॉरी, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ एपिलेप्सी एंड स्पोर्ट्स कंसिडर, एपिलेप्सी को देखते हुए ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो डिज़ाइन की जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर, जिसमें आपको ये सारे के सारे कंपोनेंट याद होने चाहिए कि एपिलेप्सी में क्या होता है, ट्रेनिंग फॉर इसमें क्या ख्याल रखना है, डायबिटीज़ में क्या रखना है, एस्थमिक पेशेंट में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी कंडीशनिंग है, स्पोर्ट्स कंडीशनिंग, ट्रेनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ। बोन मिनरल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, वार्निंग साइंस लूमिया के कौन से होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा का कौन सा होता है, और जो फीमेल एथलीट है उनके ईटिंग डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। ट्राइड किन 3 चीज़ों से मिलके बनता है जो आपने याद रखना है, व्हाट इज़ डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। इस इंड्यूस एस्थमा एंड ब्रोंकोस्पाज्म, एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा बहुत ज़्यादा कॉमन है उन लोगों को जिनको एस्थमा होता है और वो लोग जिमिंग भी कर रहे होते हैं, साथ साथ एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं। उन लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, क्या पेस होनी चाहिए, क्या टाइप होनी चाहिए, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है जो हमारे लिए सेफ़ है, कौन सी एक्सरसाइजेज है जो हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो इसमें क्या हो रहा होता है, एयर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ट्रिगर्ड बाय एक्सरसाइज। जैसे ही एक्सरसाइज करते हैं कुछ टाइम गुजरता है, कुछ मिनट्स गुजरते हैं, 15 to 20 मिनट्स, तो ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है EIA, आगे जाके यही वर्ड यूज़ होगा, तो आप प्लीज़ इसको याद रखें। E मीन्स एक्सरसाइज, I मीन्स इंड्यूस, A मीन्स एस्थमा, और नीचे वाला जो है E मीन्स एक्सरसाइज इंड्यूस एंड ब्रोंकोस्पाज्म, इसका फुल फॉर्म इधर लिखा हुआ है। एस्थमा इन पेशेंट हु हैव एस्थमा, 90% ऑफ द पेशेंट ऐसे होते हैं जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से उनको इंड्यूस हो जाता है एस्थमा। और एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म इन पेशेंट, अगर किसी को ब्रोंकाइटिस वगैरह ब्रोंकाइटिस है तो उसमें ये इंड्यूस हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी इज़ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ एयरवे कंस्ट्रिक्शन। देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किन लोगों के अंदर जिनको ऑलरेडी स्पाइनल ट्रैक इन्फेक्शंस हैं या उनके साथ प्रॉब्लम है, अगर आप साइनस का कह सकते हैं। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बताऊँ, अगर किसी का साइनसाइटिस है और वो एक्सरसाइज कर रहा हो ड्यूरिंग द साइनस पेन, वो क्या होता है और प्रोवोक हो जाता है और इंड्यूस हो जाता है। इसी तरह एक्सरसाइज की वजह से क्या हो जाता है, ये और स्टिमुलेट हो रहा होता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, स्टार्ट आफ्टर एक्सरसाइज, मैंने आपको बताया कुछ टाइम गुजरता है जैसे कि 8 to 15 मिनट्स, और उसके बाद सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। आफ्टर एक्सरसाइज एंड स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व इन 60 मिनट्स। फिर आपने क्या करना होता है, एक्सरसाइज को स्टॉप करना होता है, थोड़ा सा रेस्ट करना होता है, ठीक है, और फिर वो 60 मिनट्स तक आपके जो सिम्टम्स हैं वो चले जाते हैं। 15%
इज़ डायग्नोज बाय 15% डिक्रीज। सिंपल सी बात है कि अगर आप रेस्ट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा उसको टाइम दे रहे होते हैं, तो तकरीबन 15% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा होता है, बट वो रिजॉल्व हो जाता है। हम फ्रिक्वेंटली सीन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल गोइंग होते हैं और वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही होती है, जैसे कि रनिंग हो रही होती है, फुटबॉल प्ले कर रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और उन बच्चों को भी इतना आइडिया नहीं होता, और वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं या जो गाइड कर रहे होते हैं उन्हें भी इतना आइडिया नहीं होता, इवन दो के पेरेंट्स भी जो है वो रिपोर्ट नहीं कर रहे होते कि हमारे ये बच्चे एस्थमा के, ताकि जो है उनका स्पेशली ख्याल रखा जाए। और वो नॉर्मल स्कूल गोइंग होते हैं और फिर क्या हो रहा होता है, उनको एस्थमा का अटैक हो रहा होता है, और ये बहुत डेंजरस होता है। किन किन लोगों को ये इफेक्ट कर रहा होता है? 90% ऑब्वियसली एस्थमेटिक पेशेंट, 40 to 50 पेशेंट कौन से होते हैं जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होता है, और 3 to 13% जनरल पॉपुलेशन एंड 10 to 20% ऑफ द एथलीट्स, जिसकी प्रेवलेंस है। एस्थमाजेनिक एक्सरसाइज में क्या हो रहा है? द टाइप ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म डायरेक्टली इफेक्ट द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ उस एपिसोड को इंक्रीज़ कर दे। एस्थमाजेनिक स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्रिकेट हो गया। उसके अंदर क्या हो रहा होता है? हाइपर अपने डीप रैपिड ब्रीथिंग, ठीक है, बहुत बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप प्रोलॉन्ग करेंगे एरोबिक एक्टिविटीज़ को, क्या हो रहा होता है? साइन एंड सिम्टम्स क्या हो रहे होते हैं? एक्सेजरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है जो कि इनिशिएट कर रही होती हैं। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से एस्थमाजेनिक जो है स्पोर्ट्स कौन से जिसकी वजह से हम इसको डिलेट कर सकते हैं? वो हो गया आपका बेसबॉल हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गई, टेनिस हो गया, अच्छा स्विमिंग हो गया, बहुत सेफर एक्सरसाइज होती है, बाइक राइडिंग हो गया। ऐसी एक्टिविटीज़ जो थोड़ी सी स्टैटिक मोड के अंदर आ रही हो, तो वो क्या हो जाता है? सेफ़ होती है फॉर दोज पीपल हु ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपने याद रखनी होती है। होता क्या है? बेसिकली ये होता है कि एयरवे डायलेट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। वी ऑल नोज दैट व्हेन द एक्सरसाइज इज ओवर, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन begins and progress until it reaches to peak in 5 to 10 minutes. Spontaneous resolution occur in 30 minutes के अंदर हो जाती है, बट इन पेशेंट्स के अंदर स्पेशली क्या हो रहा होता है कि पहले तो ये क्या कर रहे होते हैं? एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिस तरह से पूरा पैटर्न बताया गया। आई हैव वन पिक्चर जिसके अंदर मैं आपको क्लियरली शायद बता सकती हूँ, बट फिलहाल वर्डली आपको बता देती हूँ। इसके अंदर क्या हो रहा होता है? एक्सरसाइज की इन पेशेंट का डायलेट हुआ, और जैसे जैसे एक्सरसाइज होती गई, प्रोग्रेस करती रही, क्या होना शुरू हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है फ़ौरन से। कितने मिनट्स बाद? 5 to 10 मिनट्स के बाद। और फिर क्या हो जाती है? फिर क्या करना पड़ता है? ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है। अगर वो उसी चीज़ को क्लिक कर लें कि हाँ ठीक है, अब मुझे ऑब्स्ट्रक्शन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का स्पेल स्टार्ट हो गया, तो फिर क्या हो रहा होता है? वो खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं 30 मिनट्स के अंदर। और अगर नहीं करते तो फिर क्या हो जाता है? एस्थमा का अटैक भी हो सकता है। इसकी दो पैथोजेनेसिस है, जो दो थ्योरीज़ के ऊपर बात हो रही होती है, एक थर्मल और ऑस्मोटिक। थर्मल हाइपोथेसिस क्या होती है? देयर इज़ नो रोल ऑफ बायोकेमिकल मीडिएटर्स। अच्छा, ये एक हाइपोथेसिस है, कहते हैं बायोकेमिकल मीडिएटर्स को रोल देंगे, लेकिन ऑस्मोटिक थ्योरी के ऊपर मुत्तफिक जो है बिलीफ है, और वाइडर एविडेंस मिले कि ऑस्मोटिक थ्योरी जो है वो उसकी वजह से, इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो ऑस्मोटिक थ्योरी को जो है वो सपोर्ट कर रही होती है। उसके अंदर क्या हो रहा होता है मैं आपको बताती हूँ। ये एक पिक्चर है आपके सामने। जैसे ही पेशेंट ने भागना स्टार्ट किया, कोई एक्टिविटी स्टार्ट की, वाटर लॉस हुआ, डिहाइड्रेशन होगी, हाइपर ऑस्मोलर इन्वायरमेंट, और फिर क्या होगा? सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, मीडिएटर रिलीज़ होंगे, और फिर क्या होगा? एयरवे रिवॉर्मिंग, एयरवे शॉर्टनिंग स्टार्ट होगी, कंजेस्शन ऑफ वेस्कुलर बेड, और फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और इन दी एंड क्या होगा? एस्थमा अटैक। Several studies have noted that increase in the concentration of sustained leukotrienes in the airways of patient with EIB. एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म के अंदर कौन सी चीज़ है जो ट्रिगर कर रही होती है? कौन से आपके ल्यूकोट्राइन्स है? सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स जो है उसकी क्या हो जाती है? लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो रही होती है। अच्छा, रीसेंट स्टडी कहती है कि एक्सेल्ड नाइट्रिक एसिड इज एलिवेटेड इन एस्थमिक पेशेंट विद EIB। किसका लेवल बढ़ जाता है? नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक ऑक्साइड का, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। फिर वो उसको एक्सेल कर रहे होते हैं, और
इस तरह से ये फिनोमेना चल रहा होता है। एंजियोपोटीन 2 मीडिएटर्स, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी। आपने ड्यूरेशन देखने हैं कितनी देर तक वर्स हो जाता है, 5 to 20 मिनट्स आफ्टर स्टॉपिंग एक्टिविटी। सिम्टम्स बिगिन ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज एंड यूजुअली वर्सन, जैसे ही 5 से 20 मिनट के अंदर वर्स होना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी होती है। आप इसको डायग्नोज कैसे कर रहे होते हैं? एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा कैन बी डायग्नोज बाय द हिस्ट्री ओनली। मैंने आपसे बोला कि वहाँ पे जो रिपोर्ट होना चाहिए, अगर आप कोई पेशेंट जिसको एस्थमा और वो जिम के अंदर जा रहा है तो फर्स्टली उसे क्या करना चाहिए, अपने जिम इंस्ट्रक्टर को बताना चाहिए। अगर कोई बच्चे में स्कूल जा रहे हैं, ऑब्वियसली स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक पीरियड होता है, तो वहाँ पे टीचर्स के नोट में ये चीज़ होना चाहिए। कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ पे अवे पता होना चाहिए, उनके लिस्टेड होने चाहिए नेम कि इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, ताकि वो उसको उस एक्टिविटीज़ में नहीं, उस तरह की किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में क्या कर दें, थोड़ा सा इंगेज कर दें। फॉर्मल टेस्टिंग होती है कॉम्पिटिटिव एथलीट्स वगैरह में। पॉइंट इन द पेशेंट हिस्ट्री, ऑनसेट ड्यूरेशन और आफ्टर एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट होता है। नॉट इफेक्ट फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म फर्स्ट 5 मिनट्स में नहीं कर रहे होते। जैसे जैसे फिर आगे टाइम बढ़ता है उसके बाद सिम्टम्स और ड्यूरेशन जो है वो जैसे जैसे बढ़ता है और 5 मिनट के अंदर अंदर या 5 मिनट्स के बाद वो प्रोग्रेस होना शुरू हो जाते हैं। फ्री रनिंग एस्थमा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ट्रेडमिल एक्सरसाइज टेस्ट होता है, साइकिलिंग टेस्ट होता है। तो ये वो टेस्टिंग है जो कि हो रही होती है। किस लिए हो रही होती है? टू चेकआउट के एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा तो नहीं है। एक्सरसाइज चैलेंज टेस्ट हो रहा होता है, 10 to 15% रिडक्शन ऑन PEFR और FEV1 आफ्टर 6 मिनट ट्रेडमिल एक्सरसाइज 85-90% और मैक्सिमम हार्ट रेट। ठीक है, ये लोग इसके अंदर सिंपल सा हो रहा होता है कि एक सर्टेन टाइम के लिए जो है ना वो ट्रेडमिल दी जा रही होती है, डिफरेंट स्पीड को प्रोग्रेस किया जा रहा है और देखा जा रहा होता है कि पल्स रेट किया जा रहा है, ब्रीथिंग रेट किया जा रहा है, ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी जा रही है, उसमें पल्स ऑक्सीमेट्री भी जो हैंड पे प्लेस की जाती है, पल्स चेक की जा रही होती है और पेशेंट की हिस्ट्री भी साथ साथ ली जा रही होती है कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। Bronchial provocation test used to diagnose asthma in athlete. Exercise challenge test, mannitol inhalation, bucapenic voluntarily hyperapnea, hypertonic saline challenge. ये किस लिए होता है? bronchial provocational test वगैरह यूज़ टू डायग्नोज एस्थमा इन एथलीट। एथलीट के अंदर अगर कोई एथलीट है जिसको एस्थमा हो गया है तो उसके अंदर क्या किए जाते हैं, ये 5-6 टेस्टिंग की जाती है। उसके अंदर क्या देखा जाता है? ब्रोंकियल पाथवे की डायलेशन से मैनेजमेंट हो रही होती है एस्थमा के। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या हो रहा होता है? वार्म अप एक्सरसाइज ज़रूरी होती है 5 to 10 मिनट्स की। जब कोई एस्थमिक पेशेंट एक्सरसाइज इंड्यूस करवाना जा रहा हो, क्योंकि उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जब वो मेनटेन हो जाती है, कूल डाउन होना बहुत ज़रूरी है। ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैंडेटरी हैं बिफोर एंड आफ्टर। अब इसके बीच में आपने कौन सी एक्सरसाइज प्लान करनी है? आपने साइकिलिंग प्लान कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग प्लान कर सकते हैं, स्विमिंग प्लान कर सकते हैं, स्टैटिक साइकिलिंग, लैप्टिकल, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो स्लो पेस हो, आप वेट ट्रेनिंग आप जो है वो करवा सकते हैं ऐसे पेशेंट को। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ है। या फिर योगा हो गया, बहुत अच्छा है इसका इफेक्टिव, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज वगैरह की सारी चीज़ें आपने बीच में देनी है। और इन एक्सरसाइजेज से पहले आपने वार्म अप करवाना है और पोस्ट एक्सरसाइज आपने कूल डाउन करवाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंश्योर पेशेंट एज टेकन एस्थमिक मेडिसिन। एस्थमिक मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एवरी टाइम योर चाइल्ड शुड हैव इन्हेलर उसके बैग में होना चाहिए। अगर बच्चे ने टीचर को बताना चाहिए कि स्कूल के अंदर सबमिट होना चाहिए। इन केस अगर इस बच्चे को क्लास टीचर जो होती है उनको बताना चाहिए कि अगर इन केस अगर इस कंडीशन के अंदर बच्चे को एस्थमिक अटैक हो जाता है कोई एक्टिविटीज़ के दौरान या किसी भी टाइम, तो आपने इसके इतने पफ इस बच्चे को देने हैं। दूसरा ये, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स माशाल्लाह काफ़ी सेंसिबल होते हैं, तो उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि उनके पास इन्हेलर है कि नहीं है, कि अगर इन केस अगर एस्थमा इंड्यूस हो जाता है तो फिर वो क्या करें। इसी तरह से क्या होना चाहिए, जिम जब जा रहे हो ऐसे पेशेंट तो अपने साथ लाजमी अपने जिम बैग के अंदर अपनी वाटर बॉटल्स टॉवल्स के साथ साथ अपना इन्हेलर लाजमी रखें। दूसरा क्या होता है, वार्म अप एंड कूल डाउन पीरियड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रेट बिफोर एंड ड्यूरिंग आफ्टर एक्सरसाइज, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एस्थमिक पेशेंट को काफ़ी अच्छा वाटर इनटेक रखना चाहिए जब वो जिमिंग वगैरह करे। चेक पॉलन और एयर क्वालिटी, ये इस्लामाबाद के अंदर बहुत कॉमन है क्योंकि वहाँ पे पॉलन एलर्जी बहुत होती है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, क्लाइम मेमोनिक है एक ड्रग का जो कि यूज़ की जाती है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड
ब्रोंकोस्पाज्म के अंदर कौन से ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मैंने आपको बताया ल्यूकोट्राइन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। मोंटिलो क्लास, इनहेल स्टेरॉइड, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, तो ये सारे के सारे जो है वो दिए जा रहे होते हैं पेशेंट को, किस पर्पज़ के लिए, ब्रोंको डायलेशन के लिए। अच्छा, दूसरी ये गाइडलाइन दी हुई फार्माकोलॉजिकल, उस पर आपने इतना फोकस नहीं करना है। स्टॉप एक्सरसाइज अगर जैसे ही किसका अटैक हो जाए, पेशेंट को एस्थमिक अटैक हो जाए, ठीक है, और उसके बाद पफ लेने होते हैं, किस चीज़ के लेने होते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि इन्हेलर होते हैं, और उसके बाद 4 मिनट तक आप वेट करें। इफ़ अ सिम्टम एस्थमा सिम्टम डू नॉट इम्प्रूव, अगर नहीं हो रहा, यूज़ द ब्लू इन्हेलर। अच्छा, ये इन्हेलर्स की एक टाइप होती है इमरजेंसी इन्हेलर्स, डेली यूज़ इन्हेलर, तो वो बताया गया कि आपने किस तरह से सेट करना है। अगर इस तरह से इन केस अगर कोई अटैक हो जाए, आपने कितने पफ लेने होते हैं, या आपके डॉक्टर्स होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट होते हैं, वो आपके क्या कर रहे होते हैं, सेटल डाउन कर रहे होते हैं। कंक्लूजन क्या है, एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा इज कॉमनली इफेक्टिव 10 to 20% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, 90% ऑफ द अनसेलेक्टेड एस्थमिक, इट इज़ ईजिली मैनेज विद वार्म अप, कूल डाउन, ठीक है, नेजल ब्रीथिंग या ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज आप इसको कर सकते हो। कफ पोस्ट एक्सरसाइज बेस्ट प्रिडिक्टर फॉर पॉजिटिव एक्सरसाइज चैलेंज टेस्ट, ये बताया गया 90% कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड विद प्री एक्सरसाइज एंड रिटर्न टू प्ले यूजुअली स्लीप। आपने बहुत सेफ एंड पे रहना है, पेशेंट को सारी चीज़ें गाइड करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इन्हेलर बहुत मैंडेटरी होता है, कूल डाउन और वार्म अप से जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। थैंक यू क्लास।